हाय एवरीवन, आई एम दीपा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने अपनी नेशनल इनकम पढ़ी थी कि दादा भाई नौरोजी जी ने 1867 के लगभग 68 में हमारे जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी, उसका अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी जी ने। उसके बाद हमने जीडीपी, एनएनपी, एनएनआई, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने आईएमएफ के बारे में भी थोड़ा पढ़ा, सीएसओ के बारे में भी पढ़ा, ये आपकी संस्थाएं थी। तो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक कवर अप नहीं हुआ था, कुछ पॉइंट्स उसमें से रह गए थे जो हम आज की क्लास में करेंगे। या ये लगा लो, ये नेशनल इनकम की दूसरी क्लास लगा लो। तो वो जो आपका नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक था उसी का ही पार्ट है आज की क्लास, आज की वीडियो। ओके, केयरफुल ओके करना इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने क्या की थी, हमने की थी आपकी क्रय शक्ति क्षमता विधि, क्रय शक्ति क्षमता विधि, जिसमें रहन सहन के आधार पर आपका जो नेशनल इनकम है उसका अनुमान लगाया जाता है। किसी भी देश में वहाँ के लोग जो रहते हैं, रहन सहन के आधार पर वहाँ की इनकम का अनुमान लगाया जाता है। वर्ल्ड बैंक भी इसी विधि का उपयोग करता है किसी भी देश की नेशनल इनकम जानने के लिए। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक क्लास में ना सारी की सारी संस्थाएं एक साथ कराऊंगी। आईएमएफ होगी, जैसे आपकी वर्ल्ड बैंक हो गई, तो ये जितनी भी है आपकी सारी की सारी एक साथ पढ़ेंगे। बट यहाँ आईएमएफ में जो राष्ट्रीय आय के अनुसार जो वो करते आंकड़े इकट्ठे करता है, या राष्ट्रीय आय के अनुसार जितने भी आंकड़े होते हैं, आपकी जितनी भी गणना होती है जो करता है, उनके अंदर जो संस्थाएं होती है वो संस्था हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, हिंदी में भी देख लो। राष्ट्रीय सैंपल को बोलते हैं प्रतिदर्श, सर्वे को बोलते हैं सर्वेक्षण, हिंदी में सर्वेक्षण। ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है संगठन, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्थापना की बात करें, तो 1971 में एनएसएसओ की स्थापना हुई थी। एनएसएस, इसमें एक और आती है आपकी छोटे लेवल पर एनएसएस, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएस, ये इसका छोटा रूप लगा लो, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। एनएसओ आएगी, एनएसओ है भाई, ओ कर लेना, एनएसओ नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये अब किसका अंग है, यानी किसका पार्ट है, एनएसएस का। ये जो आपकी एनएसओ है, किसका पार्ट है, एनएसएसओ का ही पार्ट है। एनएसओ याद रखना। एनएसओ हिंदी में बात करें, नेशनल यानी राष्ट्रीय, सैंपल या फिर सांख्यिकी योगदान। अब ये एक संगठन बन गई है, अब एक ये संस्था बन गई है, और एनएसएसओ का लगभग सारा काम अब इसी के अंतर्गत आता है। जो एनएसओ है आपकी, उसका लगभग सारा काम यही करता है, एनएसएसओ सर्वे, ठीक है। सर्वे यानी आपका सर्वेक्षण करना, किस घर घर जाके ये पता लगाना किसकी कितनी इनकम है, कौन व्यक्ति कितना कमाता है, कैसे कमाता है, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते, ये सारी चीज़ें जब हम कहते हैं ना सर्वे वाले आ रहे सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो आपकी एनएसओ नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, ये आप किसका पार्ट है, एनएसएसओ का पार्ट है। एनएसएसओ के लगभग अधिकतर काम एनएसओ ही कंप्लीट करता है, तो याद रखना ये आपकी आईएमएफ संस्था के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको सीएसओ पहले भी पढ़ाई थी पिछली क्लास में, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। सीएसओ यानी आपका सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसकी बात करें हिंदी में, सेंट्रल यानी केंद्रीय,
स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकीय, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। मैंने इस जो गठन की बात की थी 4 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ था, बट इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो 1951 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। और ये हमारा क्या करता है, ये हमारी नेशनल जो इनकम है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उसकी गणना करता है। ये मैं चीज़ें आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में। कहाँ पर था, न्यू दिल्ली में। देखो इसकी गठन की बात करें, इसके गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 4 अगस्त 1949 में, बट इसकी स्थापना की बात करें 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जो राष्ट्रीय गणना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती। जैसे भाई एक व्यक्ति अपने घर में फल उगाता है, ठीक है, फल उगा लिया उसने या सब्जी उगा ली, उसका वो खुद तो यूज कर रहा है ना, तो जो फल व सब्जी उसने उगाई क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ेंगे। मान लो उसने 10-15 रुपए की किसी को बेच भी दी तो क्या वो जुड़ती है या वो नहीं जुड़ती। तो यही चीज़ें अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम में कौन सी वस्तुएं, कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती। तो ये NSSO और CSO ये दोनों याद रख लेना। राष्ट्रीय आय की गणना में, जो राष्ट्रीय आय की गणना जब होती है, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाने वाले मद या वस्तुएं या अपनी तरफ से कुछ भी लगा लो, कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, कौन सी मद शामिल की जाती हैं। तो राष्ट्रीय आय की जब गणना होती है तो आपको सबको पता है इसमें क्या शामिल किया जाता है, अंतिम वस्तुएं, ठीक है, जो अंतिम वस्तुएं उत्पाद होती हैं, उत्पन्न होती हैं, बनाई जाती हैं, अंतिम वस्तुएं और आपकी सेवाएं, अंतिम सेवाएं, ठीक है, ये सारी अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं। अंतिम वस्तुएं मैं आपको समझा चुकी हूँ ना, जैसे 1 किलो गेहूं से हमने 1 किलो आटा बनाया, फिर 1 किलो आटे से क्या बना, 1 किलो ब्रेड बना। तो हमारी जो अंतिम वस्तु वो क्या थी, ब्रेड। तो हम ब्रेड को काउंट करेंगे, ना कि गेहूं को और आटे को भी काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट आती है इसमें गणना वर्ष में उत्पादित उस वर्ष का ना बिका हुआ स्टॉक। देखो कई बार होता है ना भाई, दुकानदार कहते हैं तो पिछले साल का स्टॉक है। तो जो गणना वर्ष है, मान लो इस टाइम, इस वर्ष में आपकी होनी है नेशनल इनकम की गणना होनी है, तो इस वर्ष में जो हमारा पिछला स्टॉक पड़ा है या फिर इसी वर्ष का स्टॉक पड़ा है जो कि नहीं बिका है, तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो गणना वर्ष में उत्पादित, भाई उत्पादित तो इसी वर्ष में हुआ है बट बिका नहीं है, ना बिका जाने वाला स्टॉक, ना बिका जाने वाला स्टॉक, समझ रहे हो ना। गणना वर्ष में जो स्टॉक या जो माल नहीं बिका है उस माल की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाएगा, बेशक वो उसी वर्ष में पैदा हुआ हो वो माल, बट उसको शामिल नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट आता है आपका सैनिक और सुरक्षा सेवाएं। सैनिक और सुरक्षा सेवाएं, इन सभी को शामिल किया जाता है। सैनिक और सुरक्षा सेवाओं को शामिल किया जाता है इनमें राष्ट्रीय आय की गणना में। इन पे जितना भी आपका खर्च होता है सैनिकों पर, या जो हमारी बाउंड्री है उसकी सुरक्षा करने में जो भी खर्च होता है, इन सबको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है जो विदेशी, जो विजिटर्स आते हैं, पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक द्वारा भारत में किया जाने वाला खर्च, इसको भी जोड़ा जाता है भारत की राष्ट्रीय आय में। विदेशी जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने आते हैं, विदेशी पर्यटक द्वारा भारत में किया जाने वाला खर्च, भारत में किया जाने वाला खर्च, जो आपके विदेशी पर्यटक हैं, जो आपके घूमने से दूर दूर से लोग यहाँ आगरा के ताजमहल देखने आते हैं, दिल्ली में आते हैं, लाल किला देखते हैं, तो ये जो घूमने आते हैं विदेशी पर्यटक, यहाँ पर खर्चा तो करते ही है ना, रूम भी लेते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। तो इस सारी इनकम को भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, क्योंकि काफ़ी हमें मुनाफा होता है जब अगर बाहर से पर्यटक आते हैं भारत में घूमने के लिए। नेक्स्ट आता है सरकार द्वारा जनता को जो प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो पब्लिक को जो निःशुल्क यानी फ्री में
निःशुल्क जो सेवाएं प्रदान करती हैं, निःशुल्क जो सेवाएं प्रदान करती हैं वो है आपकी राष्ट्रीय आय में, उनका खर्चा भी जोड़ा जाता है। निःशुल्क जो सेवाएं हैं उनका खर्चा भी राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। नेक्स्ट है भविष्य निधि कोष में अंशदान। भविष्य निधि कोष जो हमारा फंड होता है, फ्यूचर फंड, भविष्य निधि कोष में जो अंशदान के रूप में रखा जाता है, जो पैसा हम सेफ रखते हैं हमारी इंडिया के लिए कि भाई कोई आपदा आ जाए या फ्यूचर में कुछ हमें ज़रूरत पड़ जाए, उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ पैसा सेफ रखा जाता है अपने खर्चे निपटाने के बाद। जैसे हम घर में रखते हैं ना, अपना महीने का खर्च किया, फिर हम कुछ पैसा सेफ भी रखते हैं, भाई हारी है, बीमारी है या किसी का कुछ हो जाए तो उस बुरे वक्त में वो पैसा काम आ सके। तो भविष्य निधि कोष में जो अंशदान है वो भी आपका राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है लाभांश। लाभांश यानी आपको किसी चीज़ से जो लाभ हुआ है, जो आपको मुनाफा हुआ है, उस मुनाफे को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है विदेशों में। विदेशों में स्थित जो हमारे वर्ल्ड में या दूसरे जो फॉरेन कंट्री हैं उनमें जो इंडियन बैंक है ना, उन बैंकों की जो आय है वो भी इसमें शामिल की जाती है नेशनल इनकम में। विदेशों में जो भारतीय बैंक है उनकी आय, भारतीय बैंकों की आय को भी जोड़ा जाता है। उनका जो भारतीय बैंक जो कमा रहे हैं वहाँ पर, उस कमाई को भी जोड़ा जाता है हमारे देश की नेशनल इनकम में, भारत की नेशनल इनकम में। नेक्स्ट अगर बात करें स्वयं उपभोग के लिए किया जाने वाला उत्पादन, यानी स्वयं जो हम खर्चा करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो स्वयं वो क्या है, हम उपभोग ही तो कर रहे हैं। हमने कोई खाने की चीज़ खरीदी, अपने लिए खरीदी है ना, ठीक है, कपड़े खरीदे पहनने के लिए, खरीदे अपने लिए, तो स्वयं उपभोग के लिए किया गया जो खर्च है वो भी आपका जोड़ा जाता है नेशनल इनकम में। तो ये सारी चीज़ें आपकी नेशनल इनकम में जोड़ी जाती हैं। बात करें आपकी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो आप उत्पन्न होती है एक वित्तीय वर्ष में, जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो वो सारे का सारी वस्तुएं आ गई, सारी सेवाएं आ गई। उसके अलावा गणना वर्ष में जिस वर्ष में गणना हो रही है उस वर्ष में कोई वस्तु पैदा की है, ठीक है, उस वस्तु पर का कुछ स्टॉक मान लो बिक गया, बट कुछ स्टॉक ऐसा है जो पड़ा हुआ है, नहीं बिका है, तो उस पड़े हुए स्टॉक की गणना नहीं होगी नेशनल इनकम में। नेक्स्ट सैनिक और सुरक्षा सेवाओं से संबंधित जो भी खर्च है वो सारा भी आपका नेशनल इनकम में जुड़ता है। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला खर्च, जो फॉरेन है इंडिया में आते हैं, घूमने आते हैं, रूम भी बुक करते हैं, खाना वगैरह भी खाते हैं, घूमते भी हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका जो खर्च होता है वो खर्च भी आपका इनके द्वारा जो खर्च होता है, हमारे यहाँ तो मुनाफा हो रहा है ना, हमें तो इनका पैसा मिल रहा है, इनकी करेंसी मिल रही है, तो राष्ट्रीय आय में ये चीज़ें भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट पब्लिक निःशुल्क सेवाएं, जो गवर्नमेंट है जो पब्लिक को निःशुल्क सेवाएं देती है, कैंप्स लगते हैं, तो उन कैंपों में या काफ़ी जैसे सरकारी अस्पताल लगा लो, वहाँ पे आपका बिल्कुल फ्री कई ऑपरेशंस है, कई योजनाओं में कई ऑपरेशंस बिल्कुल फ्री है, तो उनका खर्चा तो हो रहा है ना उन ऑपरेशंस में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। अब जैसे आपको आयुष्मान योजना लगा लो, आयुष्मान योजना में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का आपको फ्री इलाज मिला है साल में, तो उस इलाज के अंदर कोई गरीब मान लो ऑपरेशन कराता है, तो भाई ऑपरेशन कराते हैं उसमें खर्चा तो हुआ है ना। अगर आप इस योजना में आपके प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वो पैसा किससे लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे, यानी वो जो पैसा कटेगा वो किससे कटेगा, हमारी राष्ट्रीय आय से निकलेगा। तो गवर्नमेंट पब्लिक निःशुल्क सेवाएं जो प्रदान की जाती है उनका सारा खर्चा भी आपका राष्ट्रीय आय में ही जुड़ता है। नेक्स्ट भविष्य निधि कोष में भी जो हम सेव रखते हैं पैसा अपने फ्यूचर्स के लिए, वो सारा भी राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। लाभांश यानी हमें कहीं से प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, तो वो भी आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। विदेशों में भारतीय बैंकों की आय, जो फॉरेन है, फॉरेन में जो इंडियन बैंक हैं, उन इंडियन बैंकों से जो भारत को इनकम आ रही है वो इनकम भी आपकी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट स्वयं उपभोग के लिए किया जाने वाला खर्च, हम अपने खर्च के लिए, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए जो खर्चा करते हैं वो सारा भी आपका राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होता है। अब बात करें कि राष्ट्रीय आय में क्या इंक्लूड नहीं होता, भाई क्या शामिल नहीं होता, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे अब कि राष्ट्रीय आय में क्या इंक्लूड नहीं होता भारत जो नेशनल इनकम है। सबसे पहले तो शेयर जो होते हैं, शेयर और जो डिवेस्टर्स होते हैं, चाहे वो किसी के भी क्यों ना हो,
शेयर होते हैं ना, हम काफ़ी लंबे टाइम तक जो शेयर होते हैं, शेयर इनको रखते हैं अपने पास, खरीद लिए, जब महंगे होंगे तब बेचते हैं इनको। तो जो शेयर होते हैं ये आपके कोई कोई तो 20-20 साल तक भी रखता है, कोई तुरंत बेचता भी है, खरीदता भी है, तो ये दोनों तरह का चलता है। तो जो शेयर होते हैं इनको कभी भी इनकी आय को या इनको कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। उसके अलावा पूंजीगत लाभ या हानि, या आप आगे पढ़ोगे पूंजीगत लाभ और या हानि क्या होती हैं। पूंजीगत लाभ या हानि, जब गवर्नमेंट को लाभ हो या हानि हो तो इस चीज़ को भी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता बड़े लेवल पर हमारे देश को। नेक्स्ट बात करें मध्यमवर्ती भुगतान, जैसे कि भाई फैक्ट्री में, कोई फैक्ट्री है उसका बिजली का जो बिल है, या फिर होटल द्वारा जो सब्जियां खरीदी हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको भी कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। इन्हें क्या कहते हैं, मध्यमवर्ती भुगतान। क्या कहते हैं, मध्यमवर्ती भुगतान। जैसे आपका बिजली का बिल हो गया, या फिर आपका किसी होटल ने सब्जी वगैरह खरीदना, तो इस तरह की चीज़ें भी आपकी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होते, नहीं किए जाने वाले मद कर रहे हैं हम। शेयर शामिल नहीं होंगे, पूंजीगत लाभ और हानि शामिल नहीं होंगे। मध्यमवर्ती भुगतान जैसे आपका होटल से रिलेटेड जो भी सब्जी वगैरह खरीदना, बड़े लेवल पे खरीदते हैं फिर भी वो भी शामिल नहीं होती आपकी। उसके अलावा बिजली का बिल वगैरह भी शामिल नहीं होता। नेक्स्ट इसमें आता है किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपने ऊपर या अवकाश के दिनों में किया गया कार्य। कोई व्यक्ति है या कोई परिवार है, छुट्टियों में जो कुछ काम कर लेते हैं ना, खाली बैठे हैं, तो किया गया अवकाश में किया गया काम, अवकाश में किया जाने वाला काम या कार्य। जैसे भाई कई लोग होते हैं ना अपने घरों में सब्जी लगा लेते हैं, जैसे घरों में थोड़ी बहुत सब्जी लगा लेते हैं, पर वो सब्जी देखो आपके काम भी आती है, और थोड़ी ज़्यादा लगाते हैं तो पड़ोसी भी मांग के ले जाते हैं, या कोई आपसे ख़रीद के भी ले जाते हैं। या फिर सब्जी लगा ली, जैसे फल फ्रूट का कोई पेड़ लगा लिया, तो उससे आपको भी खाने को मिल रहा है ना फ्रूट। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती। समझ रहे हो ना, घरों में सब्जी लगाना, आपकी देखो सब्जी बनती है, उससे आपका खर्चा एक तरफ से कम होता है, बट नेशनल इनकम में उसको शामिल नहीं किया जाता उस तरह के काम को। नेक्स्ट, किसी फार्म द्वारा रखे गए जो स्टॉक है उसकी कीमत में वृद्धि, और या फिर उसके बाद विदेशियों द्वारा लिए गए उपहार, जो विदेशियों हैं उनको जो उपहार प्राप्त होते हैं उनको विदेशियों द्वारा प्राप्त उपहार। विदेशियों द्वारा प्राप्त उपहार को, चाहे वो से इंडिया से क्यों ना मिला हो, तो उसे भी आपकी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। उसके अलावा किसी भी फर्म द्वारा या किसी भी फार्म में आपकी कुछ, मान लो सब्जी ही लगा लो, कोई सब्जी है भाई, जब आपको पता है मटर जब शुरुआती दिनों में आपकी मटर को लगा के चलो 120-130 रुपये किलो होती है, बट बिल्कुल सर्दियों में वो 10 रुपये किलो भी बिकती है। तो उस वक्त क्या करते हैं, उसको छील के उसको स्टॉक करके रख लेते हैं, और फिर जब वो महंगी होती है तब उसको बेचते हैं। तो यानी उसकी कीमत में 10 गुना 12 गुना वृद्धि हो जाती है, तब उसे वो निकालते हैं, जिसे आप सफल मटर के नाम से भी जानते हो। तो इसी प्रकार किसी फार्म द्वारा रखे गए जो स्टॉक की कीमत में जो वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि जो होती है, उसे आपको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। देखो आप तो मुनाफा कमा रहे हो, बट नेशनल इनकम में उस चीज़ को शामिल नहीं किया जाता। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट जो नेशनल इनकम में शामिल नहीं किए जाते। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, भाई नेशनल इनकम में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाता। शेयर हो सकता है ऑप्शन में, पूंजीगत लाभ हानि हो सकता है, मध्यमवर्ती भुगतान हो सकता है जैसे बिजली का बिल वगैरह, या फिर सब्जी वगैरह, या फिर अवकाश में किया गया काम जैसे घरों में सब्जी लगाना, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। विदेशियों द्वारा प्राप्त उपहार, या फिर किसी फार्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमत। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आप, ये जितने भी थे आपके, ये शामिल नहीं किए जाते नेशनल इनकम में। नेक्स्ट हमारा आता है सकल घरेलू बचत। देखो हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे सकल घरेलू बचत। बचत भी तो करनी है ना, सकल घरेलू बचत, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका बचत में, देश के गृह क्षेत्र द्वारा,
जिस जो हमारा इंडिया है उसके गृह मंत्रालय लगा लो या गृह क्षेत्र द्वारा की गई कुल बचत को क्या कहते हैं, आपकी सकल घरेलू बचत। देश की सरकार द्वारा जो हमारे देश की गवर्नमेंट है जो बचत करती है उसकी कुल बचत को सरकारी बचत भी कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो देश के जो गृह द्वारा की जाने वाली बचत को कहा जाता है सकल घरेलू बचत। देश की गृह द्वारा की जाने वाली, गृह क्षेत्र द्वारा की जाने वाली बचत को सकल घरेलू बचत कहते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट द्वारा जो बचत की जाती है उसे क्या कहते हैं, सरकारी बचत। गवर्नमेंट द्वारा जो बचत की जाती है, नहीं भाई इस पॉलिसी में इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसमें इतना खर्च हो रहा है तो हम ये लाएंगे, इसमें लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा और पैसा कम खर्च होगा। तो गवर्नमेंट द्वारा जो बचत की जाती है इसे कहते हैं सरकारी बचत। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, सरकारी बचत। उसके अलावा देश के जो सार्वजनिक निगम हैं या फिर जो निजी निगम हैं उनकी भी कुल बचत को क्या कहते हैं, निगम बचत। हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट निगम लगा लो, सार्वजनिक जो निगम हैं या फिर आपके ये लगा लो निजी निगम है, जैसे किसी छोटे से एरिया का अपना निगम होता है जो निजी निगम है, जब ये दोनों बचत करते हैं तो उसको कहते हैं निगम बचत। निगम बचत। तो सकल घरेलू बचत में आपका यही आता है, बचत से संबंधित बचत कैसे की जाए। तो देश के गृह द्वारा या गृह क्षेत्र द्वारा की जाने वाली बचत को सकल घरेलू बचत कहते हैं। जब हम किसी भी देश की गवर्नमेंट बचत करती है तो उसे सरकारी बचत कहते हैं, पॉलिसियों में, आपकी योजनाओं में या अन्य किसी कार्य में। उसके अलावा जो सार्वजनिक निगम द्वारा की गई बचत और निजी निगम दोनों आपस में मिलकर जो बचत करते हैं उसे कहते हैं निगम बचत। किस नाम से जानते हैं, निगम बचत। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत इनकम। पर्सनल इनकम, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीआई के नाम से भी जाना जाता है। पीआई, पर्सनल इनकम। ये क्या होता है, घरेलू क्षेत्र द्वारा स्वयं की प्राप्त की गई आय को, घरेलू क्षेत्र द्वारा यानी अपने काम के द्वारा स्वयं हम जितना कमाते हैं हमें जो आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं पीआई। ठीक है। घरेलू क्षेत्र द्वारा, घरेलू क्षेत्र द्वारा स्वयं प्राप्त की गई आय को, प्राप्त की गई आय को पीआई कहते हैं या पर्सनल इनकम के नाम से जाना जाता है या व्यक्तिगत आय के नाम से जाना जाता है। पीआई कैसे प्राप्त होती है, अगर आपकी पीआई निकालनी है तो पीआई के लिए होगा जो हमारी नेशनल इनकम है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उसमें से अगर हम निगम आय को घटा दें या निगम कर को घटा दें, जो कर हम निगम को देते हैं जिससे फैमिलीज को कोई फ़ायदा नहीं होता, निगम कर को जो कर देते हैं, तो उसको अगर घटा दें तो हमारी पर्सनल इनकम निकलती हैं। राष्ट्रीय आय में से निगम कर को घटा दें तो कौन सी इनकम निकलती हैं, पर्सनल इनकम। याद रखना कौन सी, पर्सनल इनकम। नेक्स्ट हमारी आती है व्यय योग्य व्यक्तिगत। पीआई के बाद हमारी आती है और लास्ट आई थिंक व्यय योग्य व्यक्तिगत। इंग्लिश में बात करें डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको डीपीआई। इंग्लिश में नाम ज़्यादा अच्छे होते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम डीपीआई राष्ट्रीय आय का वह भाग जो आपकी नेशनल इनकम है उसका वो पार्ट जो लोग अपनी इच्छा से, अपनी डिज़ायर से जब चाहें जहां चाहें खर्च कर सकते हैं उसे कहते हैं, उस किए गए खर्च को कहते हैं डीपीआई। मान लो आपका राष्ट्रीय आय में आपकी आय भी इंक्लूड हो रही है, कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी आय इंक्लूड होगी राष्ट्रीय आय में, समझते हो ना, कर भी देता है वो, सब कुछ देता है तो उसकी आय इंक्लूड होगी। छुट्टियां पड़ गई, उसका घूमने जाने का मन कर रहा है तो वो घूमने जाएगा, वहाँ उसने जो एक्स्ट्रा खर्च किया, ठीक है, वो सारा का सारा खर्च उसका क्या कहलाता है, डीपीआई। वो सारा का सारा खर्च चाहे वो कहीं पर भी खर्च करे उसको कहते हैं डीपीआई। लिखो, राष्ट्रीय आय का वह भाग नेशनल इनकम का
वह भाग जो लोग जब चाहें जहाँ चाहें खर्च कर सकते हैं या खर्च करें। नेशनल इनकम का वह भाग जो लोग जब चाहें जहाँ चाहें खर्च करें उसे कहते हैं डीपीआई। ठीक है, उसे कहते हैं डीपीआई। डीपीआई में आपका उपभोग और बचत दोनों जुड़ी हुई होती हैं। उपभोग यानी हमारा खर्चा, और हमारी घूमने जाते हैं तो हम अपनी बचत को ही तो यूज करते हैं ना। हमने पैसे बचा के रखे 10,000 भाई हम वहाँ घूमने जाएंगे इसके लिए, तो हमारी उपभोग और बचत दोनों जुड़ी हुई होती है हमेशा डीपीआई में। डीपीआई के अगर फार्मूले की बात करें तो डीपीआई का फार्मूला क्या होगा? डीपीआई इज इक्वल टू आपकी व्यक्तिगत आय। देखो आप कितना कमाते हो वो आय, पर्सनल इनकम। आपकी व्यक्तिगत आय में अगर हम प्रत्यक्ष कर माइनस कर दें, प्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को, इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है, तो आपकी जो निकलेगी क्या निकलेगी? डीपीआई। ठीक है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। पर डीपीआई व्यक्तिगत आय में से जब प्रत्यक्ष कर और सब्सिडियों को घटा दे तब आपकी जो प्राप्त होती है उसे कहते हैं डीपीआई, डिस्पोजल पर्सनल इनकम। तो ये थी आपकी डिस्पोजल पर्सनल इनकम। तो कैसी लगी भैया आप सबको वीडियो? आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो उसके लिए तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर कर लेना, ठीक है, जिससे मेरी वीडियो का जो न्यू वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुँच जाएगा और आप विजिट कर पाओगे मेरे चैनल पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव ए नाइस डे।